तो ये आप तस्वीरें सीधे देख रहे हैं गांधीनगर की। गृह मंत्री अमित शाह अपने नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। आज नामांकन की अंतिम तिथि भी है और गुजरात एक मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और इस पर एक एक करके अब मेहमानों से बातचीत भी करते जाएंगे। ये तस्वीरें भी जारी रहेंगी, जो दिग्गजों ने कहा है वो आपको लगातार सुनवाते भी रहेंगे। तो मैथिल जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आपको क्या लगता है इस बार क्या उत्तर भारत में वो 303 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएंगे? 400 पार के लिए तो फिर दक्षिण की तरफ देखना पड़ेगा, पर पहले तो क्लीन स्वीप उत्तर में। देखिए प्रवीण जी, उत्तर के अंदर चाहे आप राजस्थान देख लीजिए, आप चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, आपको नॉर्थ इंडिया बेल्ट छत्तीसगढ़ देख लीजिए, और झारखंड भी मैं आपको दावा कर रहा हूँ, आप पूरी की पूरी जो नॉर्थ बेल्ट है ये आपको क्लीन स्वीप दिखाई देगी। क्योंकि अभी जो सेमीफाइनल हुआ था चुनाव में, उसमें भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ने बताया कि किस प्रकार से देश की जनता मोदी जी के साथ है। एक और बात, अभी आप गुजरात की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुजरात तो भाजपा की मैं कहूँ प्रयोग भूमि है। जब भी कोई प्रयोग पूरे देश में करना होता है, उससे पहले उसका जो है आपका मैं कहूँ टेस्टिंग जो है वो गुजरात में होती है। और आप देखेंगे इस बार कि गुजरात के अंदर जिस प्रकार से विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भयंकर बढ़त ली, उसी प्रकार वोटों के मत प्रतिशत में भी इस बार आप हालांकि मेरा ऐसा मानना था उस समय सूर्य प्रकाश जी कि आप और कांग्रेस ने मिलकर अगर चुनाव लड़ा होता विधानसभा का, तो नतीजे ये नहीं आते बीजेपी के लिए जो आए थे। जो जमीन पर मैंने चीजों को देखा था, अगर आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी 60% वोटों के एक इंप्रेशन की भी बात होती, बाद में कैलकुलेशन अलग अलग करने के बाद साथ में लड़ते वक्त एक चीज और, आपको लगता है साथ में लड़ने का फायदा होगा? नहीं, आप दिल्ली में देख लीजिएगा, अभी साथ में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहा है, दूसरा पहले की टांग खींच रहा है, वो उसकी रैली में नहीं जा रहा है, ये उसकी रैली में नहीं जा रहा है। एक चीज और, पीयूष लास्ट में जब डिबेट जाने से पहले पीयूष, अच्छा ये विषयांतर हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं कि नहीं मैं उसमें इस विषय पर रहिएगा जी। नहीं, उन्होंने जो कहा ना इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो ये बहुत बड़ा विषय बार बार जो है विपक्ष उठाता है। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे आता हूं ना सूर्य प्रकाश जी, हमारे पास समय है। ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की युति वाली बात है ना, ये विषयांतर हो जाएगा। तो वैभव जी को मैं शामिल करना चाहूंगा। वैभव जी, गुजरात में अमित शाह की अभी इस वक्त तस्वीरें जब आप बोलेंगे तो वो आपको तस्वीरें दर्शक देख पा रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस बार उत्तर भारत में तो वही प्रदर्शन रहेगा ऐसा सूर्य प्रकाश जी का कहना है, और दक्षिण में भी मजबूत होगा, 400 पार इसी तरह से आ पाएगा। आप क्या कहते हैं? आपको गुजरात में इस बार क्या आम आदमी पार्टी के सहयोग से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? देखिए ऐसा है, बीजेपी हर जगह अब आगे पे रह जाएगी। और मुझे जो पब्लिक का अंडर करंट दिखा है, 2004 की तरह इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 2024 में भी 2004 की तरह से आएगा और ये 150 से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा कुछ बातें, चूंकि आपने उस सेगमेंट में समय नहीं दिया, मेरा बात भी पूरी नहीं हुई। आपने कहा कि अभी करते रावण रथी बिरथि रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। सत्ता, मीडिया, पैसा, सत्ता के ताकत के साथ तानाशाही दिखा रहा है। जनता ये कह रही है कि प्रचंड महंगाई बेरोजगारी की बात छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी जी अहंकार। तो जब रावण सत्ता के मत में आया था, विजय किसकी हुई थी आप जानते हैं? सौरज धीरज अच्छा है प्रवीण जी, कांग्रेस जो भगवान श्री राम का अस्तित्व को नकारती थी, राम सेतु को तोड़ने की बात करती थी, कहती थी राम का अस्तित्व कहां है? इसके इनके 20 जो मैं ये कहूं वकील खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कहते थे बताइए राम जी ने कहां जन्म लिया। आज उसी भगवान श्री राम का उदाहरण कांग्रेस के लोग देते ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कांग्रेस में आया है ये अच्छा है। और इस बार चुनाव हारने के बाद ये जितने भी कांग्रेसी है ना, राम नामी ओढ़कर और भगवा लगाकर टीका लगाकर गली गली घूमेंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है। अरे ये आपका ही देन नहीं है, बीच में किसी कृपया न बोले, आपके बीच में मैं नहीं, तो इतनी मर्यादा रखे। मर्यादा भगवान, मैं तो बताया है भगवान श्री राम को आप मानते नहीं थे। ये मर्यादा तोड़ने वाले लोग राम की बात करेंगे। मर्यादा भंग करने वाले ये राम की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं, ये भाजपा के साथी कह रहे थे 2004 पेट्रोल 38 रुपए था और लगभग 70 रुपए 2014 में था, तो वो इतना था। ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से कर लो। 2004 में 38 रुपए पेट्रोल था, क्रूड ऑयल का दाम था $45 प्रति बैरल।
2014 में प्रधानमंत्री जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे, पेट्रोल का दाम था $122 प्रति बैरल और पेट्रोल का दाम था $70, और लगातार 2016 से $60 से $70 प्रति बैरल के रेट पर क्रूड ऑयल है, और पेट्रोल का दाम है ₹100, ₹96। पहले चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं वैभव जी, लेकिन इस बीच में गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीरें सीधे गांधीनगर से हम देख रहे हैं। नामांकन उन्होंने अपना दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद में अब वो बाहर जाते हुए, कल एक शक्ति प्रदर्शन भी रहा जब उन्होंने एक बड़ा रोड शो निकाला, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हमने देखा था जनसमूह मौजूद था। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इससे पहले जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे, इस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज का दिन उन्होंने चुना, जैसा कि अभी हमें बलोदी जी बता रहे थे कि ये एक सोची समझी रणनीति ना होकर व्यस्तता की वजह से भी हो सकता है, लेकिन आज प्रथम चरण का मतदान भी हो रहा है तो एक बड़ा इम्पैक्ट भी जाता है। अब वैभव जी आप अपनी बात पूरी करें। डॉलर के कंपैरिजन में जब क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ है तो पेट्रोलियम का दाम कम होना था, लेकिन भाजपा के साथी को वो कैलकुलेशन नहीं आती। ये लोग कहते हैं डॉलर अगर महंगा होता है तो देश की तरक्की हो रही है। इस टाइप का ज्ञान भाजपा के साथियों के पास ही होता है। अब आ जाते हैं कि बेरोजगारी आंकड़, भ्रष्टाचार आंकड़, इंटरनेशनल एजेंसी का रिपोर्ट है। वैभव जी आप पहले 2014 से पहले कितनी सैलरी लिया करते थे या कितनी पेंशन लेते थे? बता दी, पता नहीं, आप अपने साथियों को पूछिए। और आज इतने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, क्या आप वही पेंशन ले रहे हैं या उतना ही मानधन ले रहे हैं जितना पहले लेते थे? अच्छा, मतलब दोगुना हो गया क्या? नहीं, सुनिए, जैसे जैसे समय बीतता गया हर चीज की वैल्यू बढ़ती गई है। पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने क्या बेरोजगारी समाप्त नहीं कर पाई, जो आने वाले 5 वर्षों में फिर वही मुद्दा लेकर आएगी। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तीनों हथकंडे कांग्रेस ने देश आजाद होने से लेकर अभी तक अपनाए हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य किया है। ठीक है, अब चलिए प्रवीण जी आप डिबेट चला रहे हैं या ये चला? सर देखिए मंच वैभव जी खुला हुआ है, ये मैं बड़ा आरोप झेल झेल के थक गया हूं। अब आप लोग सुनते तो है नहीं मेरी बात। चलिए आप अपनी बात पूरी करें। मैं चाहूंगा कि आप भी मुद्दे पर रहें, वो ऐसा ना हो जाए कि पुरानी बातें चले जाएं, आप इनको छेड़ेंगे, ये छिड़ जाएंगे और ये फिर बहस कहीं की कहीं चली जाएगी। मैं कहीं बहस को डिरेल करने वाला नहीं हूं, मैं उसी मुद्दे पे बात करता हूं जो जनता का मुद्दा है। देश के ऊपर कर्ज 50 लाख करोड़, 51 लाख करोड़ 2014 तक था, 70 साल में, और 204 लाख करोड़ हो गया। ये इनका विकास है। देश कर्ज में डूब रहा है, ये वाह वाह कर रहे हैं। अरे जीडीपी पूरा विश्व कह रहा है सर, पूरा विश्व कह रहा है, पूरा कह रहा है जीडीपी बढ़ती जा रही है, आप कह रहे हैं कर्जे में डूब रहा है। मैं वैभव जी इनको इसलिए नहीं रोक रहा हूं क्योंकि आप फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहे हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मीडिया कोऑर्डिनेटर है संजय बलोदी, निश्चित तौर पर बोलेंगे जब आप कोई फिगर रखेंगे। आप किस मानक पे कह रहे हैं सर? मानक तो बताइए ना कि ये बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ी। मानता हूं मैं कुछ चीजों पे ऐसा हो सकता, मगर आप तो बिल्कुल उपलब्धियों को भी नकार रहे हैं, सीधा सीधा ये बता रहे हैं कि। चलिए इनकी बात पूरी होने देते हैं, फिर धनंजय गिरी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुनेंगे। जी बोलिए। मैं कह रहा था कि मेरी बात पूरी हो जाइए, अपना काउंटर आप अपनी बात पूरी करिए, संक्षेप में पूरी। जी, देश पे कर्जा बढ़ गया, अफगानिस्तान की करेंसी भी भारत से आगे निकल गई, प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। तो अफगानिस्तान का तालिबान बनाना चाहते हैं आप भारत को? करेंसी आगे निकलेगी मगर तालिबान बन जाए, ये लगे अच्छा लगेगा आपको? करेंसी का और देश की व्यवस्था पर वो भी देखिए ना। मर्यादा भंग करने वाले आपको प्रणाम है। आप 2 मिनट सर, हम मर्यादा भंग नहीं कर रहे, हम आपकी बातों को रख रहे हैं। आप तालिबान का उदाहरण दे रहे हैं करेंसी पर, बाकी चीजों पर भी तो रखिए। पहले जब आपका टाइम आएगा तो आप बोलना, मर्यादा भंग मत कीजिए। और सारी बातों का अगर एक एक कर जवाब देंगे तो पब्लिक को भी समझ आएगा, हम भी समझ पाएंगे। अगर इतनी मर्यादा सीखी हो तो भाई मान लो। सर बोलिए। इनके पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप लोग। अगर कोई चीज पे आपत्ति होती है तो बात सही है, वो एक बार बात कह ले, उनको भी स्वतंत्रता से बोल लेने दीजिए। एक बार बोलिए। अफगानिस्तान की करेंसी अगर मजबूत हो जाती है तो ये चिंता का विषय है। बांग्लादेश अगर प्रति व्यक्ति आय में भारत से आगे निकल जाता है तो ये चिंता का विषय है।
जिस जीडीपी की बात आप कह रहे हो ना, ब्रिटेन को हम कम तुम एक कोने में आ जाओ। सीधे दर्शकों को गांधीनगर की ये तस्वीरें दिखा दें, फिर आपकी बात को हम लेंगे। गांधीनगर में अभी नामांकन दाखिल किया है गृहमंत्री अमित शाह ने। अब पत्रकारों, अब अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करें। वो हरखो बेस पहले आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं। अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध
विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मतपेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की। कार्यकर्ताओं से, लोगों से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, नामांकन की आज आखिरी तिथि थी, आज का दिन उन्होंने चुना अपना नामांकन करने के लिए और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वैभव जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, महंगाई की बात एक बार फिर उन्होंने कही और मैं ये कह भी रहा था धनंजय जी आपके पास में घूम फिर के अगर जो 2-3 बड़े मुद्दे आएंगे उनमें महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहेगी। युवाओं पर आपने बहुत फोकस किया, महिलाओं पर आप लोगों ने इस बार बहुत फोकस किया है, लेकिन क्या महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को एड्रेस बीजेपी कर पाई है और आप उस कॉन्फिडेंस में हैं, या फिर ये 400 पार और बड़ी शक्ति और दुनिया भर में परचम लहराया, ये कुछ बातें हैं जो इस पर थोड़ी सी हावी दिखाई देती हैं महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर? परवीन जी, हमने 400 पार का नारा दिया है, जनता के कदमों में सर झुकाकर अपने किए गए कामों के आधार पर वोट मांगा, क्योंकि 14 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी जब आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब 2014 के, अगर 2013 की आप बात करें तो 16,65,297 करोड़ का बजट था देश का। आज 2023 की अगर आप बात करें तो 45,03,097 करोड़ का है, ये लगभग 3 गुना। 40 करोड़ बैंक के खाते से 225 करोड़ खाते हैं, 90 लाख बैंक के ब्रांचेस से तो 1,80,000 बैंक के ब्रांचें हैं। खाता धारकों की संख्या 6 गुना ज्यादा बढ़ी है। आप 5 शहरों में मेट्रो थी, 27 शहरों में मेट्रो है। किसान क्रेडिट कार्ड 23.7 करोड़ थे, आज 11,521 करोड़ है। जो जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास किया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं मेन, जब एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था जिसमें श्रीलंका हमसे आगे था और उस हैप्पीनेस इंडेक्स के बाद श्रीलंका का क्या हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। तो हम हर मुद्दे को, हर चीज को एड्रेस कर रहे हैं। हम कोई गांव-गांव घूम करके देख नहीं रहे कि भारत कैसा है। इसी भारत भूमि पर तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित गांव, गुर्बत, गरीबी की कोख से निकल करके, पिछड़े समाज से, अत्यंत गरीब परिवार से पैदा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश का जो कायाकल्प कर रहे हैं, आज हर वर्ग संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़े, तो सिर्फ कहानी नहीं सुनाई जा रही है। आज ये जो सच्चाई है, जीवन को जो जिया गया बताएगा। कांग्रेस तो अभी और कराएगी, लेकिन जनता और सराहेगी। हम 400 पार कह रहे हैं, कांग्रेस को हिम्मत है तो कह दे 500 पार। कांग्रेस ऑल टाइम लेस सीटें लड़ रही है, 300 से नीचे सीट पहली बार दुनिया भारत में कांग्रेस लड़ रही है। और कांग्रेस के पास इतना भी कुवत नहीं कि कह दे कि 30 पार भी नहीं जाने वाले। कांग्रेस के पास जो सीटें हैं उसमें से 70% सीटें 3 राज्यों से हैं, पंजाब, तमिलनाडु और केरल। केरल में क्या स्थिति है? आपस में जूतम पैजार है। कम्युनिस्टों के साथ पूरे देश में प्यार है और केरल में जूतम पैजार है। आप पंजाब में देख लीजिए, थोड़ा सा और इसको सहज कर देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। मैं मानता हूं, इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि विपक्ष इस बार हमेशा से, कभी भी जो जितने चुनाव मैंने कवर किए पिछले 25 साल में, उसमें सबसे कमजोर विपक्ष मुझे देखने को मिलता है। ये बात मानते हैं, लेकिन विपक्ष की कमजोरी क्या आपकी ताकत है? खारिज कर दिया है क्या विपक्ष की कमजोरी आपकी ताकत है, या आपसे जो उम्मीदें बढ़ी, आपको लगता है कुछ चुनौतियां हैं जिनको एड्रेस? क्योंकि स्टार्टअप इंडिया बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन हम देखते नहीं कि स्टार्टअप इंडिया वहां तक पहुंच पाया जहां तक लोगों तक पहुंचना चाहिए था। आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जहां तक पहुंचना चाहिए था। तो चैलेंज है, और ऐसा भी नहीं कि काम नहीं हुए, मानते हैं काम हुआ है, लेकिन कुछ काम है जिनका सपना थोड़ा बड़ा दिखाया गया और वो सपना उतना चरितार्थ नहीं दिखता। क्या इस बात को स्वीकार करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी तो सपना, इसलिए प्रधानमंत्री इतने कार्यों को करने के बाद यथास्थितिवादी नहीं और कहते हैं कि ये तो अभी टेलर है। और एक प्रधानमंत्री का ये कहना इतना सब कुछ करने के बाद कि ये तो अभी टेलर है, यानी कि लक्ष्य को उन्होंने खुद के लिए, टारगेट को उन्होंने कितना बड़ा सेट किया है। और ये एक कार्यकर्ता को, एक एक वर्कर को, एक देश के नागरिक को ये संदेश दे रहे हैं कि अभी टेलर है, अभी बहुत आगे जाना है। और यही कांग्रेस कहां है? कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी है। कांग्रेस कहां है? कांग्रेस आप बताइए, कहीं है कांग्रेस? कहीं नहीं है।
कांग्रेस को ऑल मैं टाइम ब्रेक पर जाऊं उससे पहले बताइए वैभव जी, All time संक्षेप में कहां है confidence भी कांग्रेस? समाप्त हो चुका है। कांग्रेस मोदी जी के दिमाग में दौड़ती रहती है, बिना कांग्रेस के भाजपा की रैली पूरी नहीं होती। और ये जो बात कर रहे हैं ना, देश आगे गया, ये बता रहे हैं बजट, अरे 200 लाख करोड़ का कर्ज देश पे हो गया, शर्म नहीं आती है कहने में? अरे आप शर्म आना ये अच्छी बात बता है, दो कि लेकिन 80 शर्मसार हो जाना करोड़ बुरी बात है। आप कांग्रेस शर्मसार है, कांग्रेस एकदम शर्मसार हो गई है, और बेशर्म होना उससे भी बुरी बात है। शर्म आनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस बेशर्म हो गई है, और बेशर्म कांग्रेस को ये शर्म नहीं आ रही है कि इस देश का को भ्रम टूट गया है कि कांग्रेस की बेशर्मी, टाइम क्यों जानते हैं? बेशर्म होना बुरी बात है। और आप लोकतंत्र, कम से कम अपने आप को लोकतांत्रिक कहना तो कांग्रेस बंद ही कर दे। आपने मोतीलाल नेहरू पाटिल जी, आप चिढ़ाने में कामयाब हो गए। चलिए मैं भी ये मानता हूं आप चिढ़ाने में कामयाब हो गए। असम के जोरहाट में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला है, और यहाँ उत्साह आप ऐसे भी देखेंगे कि कई दुर्गम जगह होती हैं, बहुत सारे मतदान के क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है कई बार मतदाताओं के लिए। तो असम के जोरहाट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर नाव से मतदान करने के लिए लोग पहुंचे हैं। लोगों में मतदान को लेकर एक जोश देखने को मिला है। नदी पार करके वोट डालने पहुंचे लोग। नॉर्थ ईस्ट और खासतौर पर वहां असम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी ने असम के तौर पर बनाया है। हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कमल खिलाना ये बताता है कि संकल्प शक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास है, और वो दक्षिण में भी इसी अंदाज में एंट्री कर रहे हैं। बहरहाल असम की हम बात कर रहे हैं, जोरहाट की। यहाँ पर कुछ लोगों की बात आपको सुनवाते हैं। एक्चुअल मेरा घर है जोरहाट में है, बट माजुली में बिजनेस है। फिलहाल वोट देने के लिए वहाँ से आना तो जरूरी था, इसीलिए आ रहा हूँ। हम माजुली से आए हैं वोट देने के लिए जोरहाट पे। हाँ, मैं तो अभी माजुली से जोरहाट किस लिए आया, तो इफ एवरीवन शुड गिव देयर ओन वैल्यूएबल वोट, नो दे शुडंट मिस द वोट एक्चुअली। मैं माजुली से यहाँ तक गाड़ी लेके आया हूँ खुद का। अभी वोट में माजुली जाऊँगा, फिर वहाँ से 35 किलोमीटर जाना है जहाँ पे मेरा वोट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको वोट देना चाहिए। आइए सब लोग, हम लोगों को चेंज चाहिए, वोट दीजिए, एक एक्स्ट्रा माहौल क्रिएट कीजिए, जैसा कि हमारा ऐसा हो रहा है ना, तो अच्छे से वोट दीजिए, मतलब विवेक वोट। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे, मतदाताओं का उत्साह भी आपके सामने रखते रहेंगे। तमाम मेरे मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आगे बढ़ूं। धनंजय गिरी जी ने अपनी कुछ बात रखी थी, उनके पास दोबारा जाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं पीयूष पंत जी को भी, धनंजय जी, इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। बड़ी देर से वो आप सभी को सुन रहे हैं। तो पीयूष जी, विपक्ष कहां पर दिखाई देता है, कांग्रेस कहां दिखाई देती है? पूरी तरह से कमजोर हो गई, अपने इतिहास के सबसे कम सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस। ये दिखाता है कि जनता ने धीरे धीरे खारिज की। ये सारी बातें धनंजय गिरी जी ने ब्रेक से पहले कही, आप क्या कहेंगे? ये बात सही भी दिखाई पड़ती है बहुत हद तक। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रवीण जी की कांग्रेस कमजोर हुई है, कोई दो राय नहीं है। उनका संगठन बहुत कमजोर हुआ है। खासकर हम देखें तो उत्तर भारत में जो है, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, मध्य प्रदेश में फिर भी स्ट्रांग है, वहाँ पे संगठन है, इसीलिए वहाँ पे जो है अच्छा खासा मत प्रतिशत उनको वहाँ मिल जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है बहुत कमजोर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए उन्होंने, देखिए, वो ये जानते थे अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा वो पूरी काफ़ी सीटों में लड़े थे, लेकिन कितना हासिल हुआ उन्हें? 52 सीट्स मिली थी। उसके पहले 2014 में 44 सीट्स मिली थी उनको। तो लेकिन इधर जो है कि पिछले 2-3 साल से जो है नेतृत्व थोड़ा सा एक्टिव हुआ है। नेतृत्व भी बहुत ढीला था, अगर सच माना जाए तो नेतृत्व भी बहुत ढीला था। जो मेहनत करनी चाहिए थी वो नहीं कर रही थी कांग्रेस मेहनत, लेकिन उस इनर्शिया से इस बार उभरी है और एक गठबंधन बनाया है। तो मुझे लगता है जो कम सीटें, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए एक सवाल तो उठाता है कि आखिर आप मतलब कितने कमजोर और हो जाओगे कि आप मतलब चुनाव पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं लड़ पा रहे हो। लेकिन हकीकत यही है, कांग्रेस ने इसको रियलाइज भी किया है। इसीलिए देखिए, और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कांग्रेस को भी और दूसरी पार्टियों को भी, जब वोट बढ़ जाता है तो उसका फायदा सत्ता दल को मिल जाता है। आप जितनी एनालिसिस रख रहे हैं ये इस ओर इशारा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की हालत खराब है और बीजेपी का दावा मजबूत है। फिर तो आप जो एनालिसिस रख रहे हैं उसको मैं समअप ऐसे ही कर पाऊंगा। नहीं, देखिए, कांग्रेस की हालत तो खराब है, क्योंकि आप देखिए कि सीटें, लेकिन खराब होते हुए भी मजबूत इसलिए हो रही है कि वो अलायंस में इस बार गई है।
ताकि वोट का बंटवारा ना हो। और देखिए उसने प्रैग्मेटिक तरीका अपनाया इस बार, ये रियलाइज करते हुए कि अगर हम अकेले जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हमारी वही हालत हो जाएगी जो पहले हुई 2 बार हुई है। तो निश्चित रूप से इसीलिए प्रैग्मेटिकली उन्होंने जो है अपने साथियों के लिए बहुत ज्यादा सीटें भी छोड़ दी। हम उत्तर प्रदेश को देख लें, और बिहार में हमने देखा था विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत ज्यादा 70 सीटें मांग ली थी, 75 सीटें, क्या हाश हुआ कांग्रेस का। तो संगठन बहुत कमजोर है। बट सिलेक्टिव रहे, दक्षिण में बात नहीं बन पाना, पश्चिम बंगाल में बात नहीं बन पाना, ममता बनर्जी, दो ही तो सबसे मजबूत खिलाड़ी दिख रहे थे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। इनमें से एक के साथ चलिए, वो भी उनकी मजबूरी दिखाई पड़ी तो उनको भी एक कदम आगे पीछे होना पड़ा, लेकिन ढंग से ये समीकरण भी नहीं बन पाया कांग्रेस के लिए इस बार। नहीं प्रवीण जी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए इसमें मुझे लगता है ये कि कांग्रेस का जो एरोगेंस था इस बार कुछ कम था और उसने कोशिश पूरी करी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी मायावती को गठबंधन में लाने के लिए जो है कि सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी और मायावती का इक्वेशन एक अच्छा इक्वेशन है, बहुत कोशिश करी उन्होंने कि वोट का बंटवारा न हो और वो आए साथ में। लेकिन जो भी उनके निजी कारण होंगे या समाजवादी पार्टी का वहीं कहीं एक विरोध था शायद, जो कुछ भी रहा वो नहीं आई अंत में, तो उसका नुकसान मिलेगा। तो कांग्रेस इस बार सरप्राइजिंगली कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि वो जानती है इबादत जो लिखी हुई दिख रही है शायद उसको ठीक जो है, है ये क्योंकि इबारत जो दिख रही मैं है। पीयूष जी आता हूं, बड़ी अच्छी एनालिसिस आपने रखी है और कुछ चीजों से मैं इत्तेफाक भी रखता हूं आपकी। धनंजय गिरी जी कुछ देर तक हमारे साथ है, फिर उनको किसी और डिबेट में भी जाना है, तो जरा मैं उनको चर्चा में शामिल कर लेता हूं। धनंजय जी, ये बात सही है कि कांग्रेस की जो कमजोरी आप बता रहे थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकल भी दिखता है कि अब अगर कमजोर है तो आपको समीकरण के साथ जाना पड़ेगा। अगर इंडिया अलायंस का जो एक प्रयोग किया गया था वो बहुत शानदार शुरुआत में दिख रहा था, नो डाउट वो डिफ्यूज भी कर दिया, बीजेपी इसमें कामयाब भी रही। इंडिया अलायंस उसका नाम जो कर दिया गया वो ज्यादा दिमाग पर बैठ गया, फिर वो उतना मूर्त रूप नहीं ले पाया जितना विराट वो पटना की रैली और बेंगलुरु में दिखाई पड़ता था, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला बाद में। फिर भी कांग्रेस ने बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और ये रणनीतिक लगते भी हैं। बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग, जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, जितने अग्रेसिव तरीके से आगे आए, ये इस बात को भी दिखाता है कि केक वॉक की तरह तो बीजेपी इसको भी नहीं ले रही है, बीजेपी भी पूरी ताकत झोंक रही है। नहीं प्रवीण जी, देखिए ऐसा है ना कि जैसे पीयूष जी बता रहे थे, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है और हम आपसे असहमत होकर भी आपके साथ हैं। ये हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी का उदाहरण है। तो पीयूष जी से मैं सहमत हूं, असहमत हूं, लेकिन मैं उनके साथ हूं, वरिष्ठ पत्रकार उनका सम्मान कर रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पूरे दमखम से लड़ती है, हम कोई भी विषय में पूरे दमखम से लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ और कांग्रेस के नेता अपने अपनी गरीबी हटाने लगे, ऐसा हम नहीं करते हैं। हम ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में काम करते हैं और उसको जमीन पर ले जाते हैं। कांग्रेस के जिद्दी धाग, कांग्रेस अगर आज परेशान है तो अपने करनी से परेशान है। इस देश में कांग्रेस को पूरी सत्ता मिली, पूरा समय मिला, पूरे अवसर मिले, काम करने के पूरे तरीके मिले, जनता का विश्वास मिला, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा उसको खारिज किया। अब काल नेमी हो या कांग्रेस, चरित्र की जैसा है, कभी कहेंगे कि भाई राम काल्पनिक थे और कभी बैठ के चौपाई गाने लगेंगे, रावण रथी बिरथ की सबकी इज्जत करता हूं और मैंने अपने साथियों को बताया कि आज के बाद कोई भी किसी लीडर की या किसी कैंडिडेट की नुक्ताचीनी न करें। हमें अपने काम से काम रखना है, जो हमारी पार्टी का एजेंडा है और जो मेरा एजेंडा रहा है उसको आगे चलाएं। लोगों की खिदमत करने के लिए हमें तो मैं नहीं जाना है। तो आजाद साहब, कहां पे आप देखते हैं टीपीएपी को, अनंतनाग, राजौरी, पार्लिमानी नशस्त पे सभी पार्टियां मैदान में हैं? इंशाल्लाह हमने अच्छा पढ़ा लिखा, दूसरी पार्टियों के भी अच्छे पढ़े लिखे, मैं ये नहीं कहता वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक नौजवान बेदाग इंसान है जो वकालत के साथ इलेक्टेड डीडीसी मेंबर भी है, चुने हुए मेंबर है। तो एक मरहला इन्होंने डीडीसी में पास किया है, अब सीधे पार्लियामेंट का बड़ा मरहला इनको फेस करना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब हो जाएंगे। और गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग से अभी नामांकन वापस लिया था, क्या करने वाले हैं तो देखना मेरी बड़ी नज़र रहेगी इस पर कि गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम क्या होता है। उनको लेकर पहले भी बहुत कयास लगते रहे, बाद में भी बहुत कयास लगते रहेंगे। धनंजय जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं फिर कांग्रेस प्रवक्ता को भी इसमें शामिल करूं, वैभव जी को।
धनंजय जी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट है। नहीं, मैं म्यूट नहीं किया हुआ हूं। अब आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज मोदी जी पर पूरा विश्व मुदित है, और जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी नेशन की नैया के खवे नरेंद्र मोदी, और जिस ढंग से नेशन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, और हम जिस कॉन्फिडेंस से 400 पार का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस कम से कम वो 500 पार करने के लिए कहे, हम कहां मना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। लेकिन आप जो है नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जहां पूरा देश दुनिया तारीफ कर रही है। आज पीपीपी में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है, भारत के तीसरे नंबर पे आ चुका है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है, तीसरे नंबर पर हम जाने के तैयार हैं। दुनिया में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की बात हम कर रहे हैं। हम जितने सीटों पर हैं, ये लोग कह रहे हैं लोग कि उत्कृष्ट हुआ, लेकिन हम सर्वोत्कृष्ट की बात कर रहे हैं, बेस्ट की बात कर रहे हैं, भारतवर्ष को सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वही पुराना राग अलाप रही है, परिवार, सत्ता, वही पुरानी बात। और जो आप इंडी अलायंस की बात कर रहे थे, आपने एक मशहूर फिल्म का डायलॉग है, आपने सुना होगा कि दोस्त अगर फेल करे तो बुरा लगता है, लेकिन फर्स्ट करे तो बहुत बुरा लगता है। कांग्रेस के सारे साथ साथ जो क्षेत्रीय दल लगे हुए हैं, वो क्षेत्रीय दल जानते हैं कि कांग्रेस के 6 में उनकी जय है। आप बताइए, तृणमूल कांग्रेस मतलब ग्रास रूट कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। तो जो इनके साथ खड़े हैं, उन्हीं की कब्र खोद के खड़े हैं, इन्हीं के कब्र के ऊपर खड़े हैं ना। आप बताइए, सपा अगर स्पेस ले ले तो कांग्रेस कहाँ है, और कांग्रेस स्पेस ले ले तो आम आदमी पार्टी को स्पेस दे दी, सपा को स्पेस दे दी, मतलब अच्छी खासी स्पेस। यही तो पीयूष जी कह रहे थे, मतलब ठीक एनालिसिस है कि आप जानते हैं कि आपको खत्म करके ही खड़े हुए हैं, फिर भी आपको स्पेस दे रहे हैं, मतलब बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मैं इसीलिए कहा कि पीयूष जी से कोई इसी बात पर मैं सहमत और असहमत हो सकता हूं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। और बताइए, आप कांग्रेस पार्टी अगर राजनीति की रेस में कांग्रेस अगर ऐसे क्षेत्रीय दलों के सामने कटोरा लेकर के खड़ी है, और तो कह रहे हैं 5 ऐसी क्षेत्रीय दल अगर टिकटों की घोषणा कर दे रहा है, और कांग्रेस को कह रहा है कि चाहिए तो ले लो, नहीं तो जाओ। अब बताइए, उसके बाद आप कांग्रेस से क्या उम्मीद करते हैं? बिहार में आरजेडी ने घोषणा कर दिया अपना सीटों को, उसके बाद ममता ने तो 1 सीट भी नहीं दी, कहा कि 2 कौड़ी के हो 2 सीट दूंगी, उसको ठीक है। ओवरऑल आपने जो एक बात कही है ना, उसमें समअप होता है। वैभव जी, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, और कांग्रेस बैकफुट पर है, छोटे दलों के सामने स्थिति कमजोर हुई है, अभी तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यह कांग्रेस की बहुत ही कमजोर अवस्था को दिखाता है। देखिए, कांग्रेस जनता के लिए लड़ रही है, और कांग्रेस जनता के मुद्दों पे लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। उन्होंने 2014 जनवरी में बोला था, इतना बड़ा चुनाव है और सरकार महंगाई की बात ही नहीं कर रही है। और आज वो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी और अपने भ्रष्टाचार से बिल्कुल जनता को भटकाना चाहते हैं। भाई साहब जो कह रहे हैं ना, इनको कहानी कहने के लिए भी आप समय देते हैं, हमको भी थोड़ा समय दीजिए। मैं इनको बता रहा हूं कि देश आ जाएंगे विकसित नहीं हो गया है। देश के 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो चावल की लाइन में खड़ा कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने के वादे को पूरा करते तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, और लगभग 4 से 5 लोगों का जो फैमिली साइज होता है, 100 करोड़ लोग स्वाभिमान से जी रहे होते। उनको 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने वैभव जी थोड़ा सा टेक्निकली आप जो कह रहे हैं ना, वो कर्नाटक में बिल्कुल उलट हो जाता है। कर्नाटक में इसी चीज को जो है गारंटी के तौर पर, लोगों के हक के तौर पर कांग्रेस देती है, लेकिन जब केंद्र में बीजेपी करती है तो आपको आपत्ति होती है। महत्वपूर्ण बिंदु है, थोड़ा समय लगेगा इसमें, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं ताकि निर्बाध रूप से आप लोग बातचीत कर पाए। प्रथम चरण का मतदान जारी है, इस पर लगातार मेहमानों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आगे बढ़े, उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपके सामने। आज वोटिंग में कई तरह के रंग देखने को मिले हैं, आप 6 तस्वीरों के जरिए इसे देख रहे हैं। महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मतदाता के तौर पर सामने आई हैं। और आपको हम बता दें कि सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी युवाओं और महिलाओं पर खासा फोकस किया है, और महिलाओं का उत्साह भारतीय जनता पार्टी का उत्साह इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्योंकि हाल के विधानसभा चुनाव, जिसमें मध्य प्रदेश खास तौर पर एक ऐसा चुनाव रहा जहां ये माना जाता है कि महिला मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर मतदान किया है। तो महिलाओं में उत्साह, और फेरों से पहले वोटिंग, इसकी तस्वीर देख रहे हैं, यानी मतदान को कितना महत्व दिया गया है। हर बार मतदान के दौरान इस तरह की तस्वीरें आती हैं।
और ये सबसे छोटी महिला का जो मतदान है, इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इंग्ले ये हैं और बड़ी लोकप्रिय भी रहती हैं। इन्होंने भी आज मतदान किया है। युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है। युवा मतदाता भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बुजुर्ग हैं, उनके कई मुद्दे रहते हैं और ये वो लोग हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बहुत ध्यान दिया है, चाहे वो दिव्यांग हों, बुजुर्ग हों, युवा हों या महिला मतदाता हों। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, अलग अलग रंग, जो प्रथम चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है उसके दौरान देखने को मिले हैं। और कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्री, खासतौर पर जैसा मैंने कहा तमिलनाडु सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप जिन अभिनेता और अभिनेत्रियों को देखते हैं टेलीविज़न पर, अब जब से हिंदी डब फिल्में आने लगी हैं तो ये चेहरे उत्तर भारत के लिए भी अपरिचित नहीं रहे हैं। त्रिशा कृष्णन हैं, अजीत हैं अभिनेता, और सुपरस्टार रजनीकांत हैं, कमल हासन हैं, धनुष हैं, योगी बाबू जाने माने कॉमेडियन हैं। ये सब कुछ बड़े चेहरे हैं तमिलनाडु या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, जिन्होंने आज अपने मतदान का प्रयोग किया है। तो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और जब हम बात कर रहे थे पहले तो वैभव त्रिपाठी जी अपनी बात को रख रहे थे और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम कांग्रेस को इस वक्त बड़ी ही कमज़ोर स्थिति में देख रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखें कि सीटों के बंटवारे के लिहाज से उसे बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़े हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये रणनीतिक फैसला हो सकता है। अभी तक कांग्रेस जो बड़े दल के तौर पर दिखाई दे रही थी, वो अब जानती है कि अस्तित्व की लड़ाई के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। तो रणनीतिक रूप से ये एक महत्वपूर्ण फैसला भी हो सकता है। जी सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद। अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से कुछ डिसीजंस लिए, रणनीतिक हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक राजनीतिक पार्टी का जो वजूद है वो तब होता है जब वो चुनाव लड़ती है, चाहे वो 5% मत ले, चाहे वो 10% ले, चाहे वो 50% मत ले। लेकिन जब अपने वजूद से ही आपको समझौता करना पड़े तो ये रणनीतिक नहीं, ये रणनीतिक सोच नहीं हो सकती, रणनीतिक भूल हो सकती है। आप देखिए पश्चिम बंगाल में अंडा, और उसके अलावा आप देखिए राजस्थान के अंदर स्थिति क्या है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में अंडा, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में अंडा, उत्तराखंड में अंडा। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि 0 के ऊपर कांग्रेस है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस, कल तक जो दल टूट टूट के कांग्रेस से बने थे, आज वो कांग्रेस से ज्यादा हावी हो गए और बड़े हो गए। क्यों? कांग्रेस के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार, कांग्रेस में व्याप्त परिवारवाद, कांग्रेस में व्याप्त देश के विरोध की सोच। सुप्रिया श्रीनेत का आप बयान ही देख लीजिए। काँग्रेस पक्षाच्या आणि त्यांच्या सहकारी पक्षाच्या उमेदवाराला वोट देऊ नका। कारण असं आहे की काँग्रेस पार्टी आता एक संपलेला पक्ष आहे। काँग्रेस पार्टीचं आता काहीही भविष्य नाही। काँग्रेस पार्टी मुंबई कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, संजय निरुपम कह रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले तक वो कुछ और कह रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं तो निश्चित तौर पर वो सुर बदल गए हैं। आलोक वत्स भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीयूष जी, अब आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। बात पूरी हो लेने दीजिए। मैथिल जी अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि थोड़ा बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। पीयूष जी है जो थोड़ा न्यूट्रल वे देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब मेरे पास पैनल में जरा ज्यादा लोग, अब पूरा देश ही भाजपा में हो गया है, तो इसमें प्रवीण जी आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर लीजिए, फिर तो अब यही बचा है और कुछ नहीं बचा है। देखिए नहीं, मैं कारण क्या है, हम यहाँ पे कर्नाटक भी देखते हैं, हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जनता जो है वो बिल्कुल एक सुर में चल रही। पर आप अपनी बात पूरी करें। तो आखिर क्या कारण रहा कि ये स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई? क्योंकि जब 2G, 3G, जीजाजी, कोलजी, आप लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ रुपया आप लूट रहे हैं देश का और देश से बाहर भेज रहे हैं। आप DLF लैंड डील को देख लीजिए, एक प्रॉपर्टी खरीदी गई कुछ लाख रुपए की, और उसके बाद उसके ऊपर लोन भी DLF ने दिया, अब फिर उसको खरीद भी लिया DLF ने 47 करोड़ रुपए में। ये क्या मजाक था? यस बैंक के राणा जो मैनेजर थे, उन्होंने मैनेजमेंट जो प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि प्रियंका वाड्रा जी के यहां से 2 करोड़ रुपए में पेंटिंग खरीदने का दबाव था। ये मैं वो आपको अंडरलाइन कर रहा हूं चीजें जो कि सबके सामने है। आप सुप्रिया श्रीनेत का बयान जो मैंने आपको बताया कि एक नक्सली को अगर भारतीय सेना मारती है तो वो उसको शहीद का दर्जा देती है। ये वही लोग हैं ना जो भारतीय सेना जब शौर्य दिखाती है तब वहां पर कहते हैं कि भैया सबूत दो। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है तो ये कहते हैं
कई मारे गए थे, और जब भारत के अंदर घुसकर आतंकवादी हमला करते हैं तो ये सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं और मुंह में दही जमा लेते हैं। देखिए प्रवीण जी, मैं कहना चाहता हूं, देश अब जाग चुका है, देश के अंदर राष्ट्रवाद का ज्वार है, देश के अंदर विकास का ज्वार है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर नए नए जो उद्योग खुले हैं, उसके कारण आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। वरना इनके शासनकाल में यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या था देश की स्थिति? ठीक है, मोहन यादव जी की तस्वीरें भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, और ये बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी रही है। बीजेपी ने इस बात को बड़ा जमकर प्रमोट भी किया है कि एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता, जिसे शायद खुद भी कल तक पता ना हो कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकता है। अनिल बलूनी जी को जब मैं सुन रहा था, पौड़ी गढ़वाल जब उनका चुनाव कवर करने के लिए हम गए, तो उन्होंने भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखा, और इसको बताया जाता है, ये उदाहरण रखे जाते हैं, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, खुद प्रधानमंत्री मोदी का ये उदाहरण रखा जाता है। क्या कहा डॉक्टर मोहन यादव ने, जरा सुनिए। आज मध्य प्रदेश में शायद राज्य में चुनाव चल रहे हैं, पहला चरण का मतदान हो रहा है, सर किस तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं? पूरे देश में पहले चरण का चुनाव चल रहा है। लोकसभा के महायज्ञ में एक तरह से सभी मतदाता अपने अपने ढंग से आहुति दे रहे हैं। मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ कि लगभग 1 करोड़ 9 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे अपने प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा सीट, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, यहाँ वोट डल रहा है, और जो मेरी जानकारी में अभी तक 30% से ज़्यादा वोट डल चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से जनता का प्यार दुलार माननीय मोदी जी को मिल रहा है, ये हम सब के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। इस बार हमारा अपना माननीय मोदी जी के माध्यम से जो चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ, एक एक करके धीरे धीरे चारों तरफ से अनुकूल समाचार मिल रहे हैं। मैं अपनी ओर से मतदाताओं का आभार भी मानता हूं, लेकिन ये उम्मीद करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता अपने मतदान केंद्र पर एक एक वोट डला करके भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। 2014 में 27, 2019 में 28, इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ये हम कामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता से अपील भी करना चाहूँगा, सरकार आपके साथ खड़ी है। किसी प्रकार का लोभ, लालच, दबाव या कोई अनावश्यक माहौल बनाता तो प्रशासन सजग है, आपके साथ खड़ा है। हमारी मध्य प्रदेश की जनता शांतिपूर्ण जनता है और अपना दायित्व का निर्वहन करेगी। और मोदी जी ने जिस ढंग से देश को आगे बढ़ाया, भारत की प्रगति में जो उन्होंने रोल अदा किया है, विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। हम उम्मीद करेंगे फिर एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद।